किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। हर दिन के भांति आज भी हम आपके बीच में हाजिर हो चुके हैं खेत खलिहान की बहुत सारी जानकारियों को लेकर। ऐसी जानकारियां जो कि आपकी खेती में आपको सहायक बनकर आपकी जो उन्नत जो क्रियाएं हैं उनको और भी ज़्यादा निखार के लेकर आए। जी हाँ, और आज हम बात जो करने वाले हैं हमारे विषय की, वो हमारा विषय है रबी फसलों में समन्वित कीट व्याधि एवं प्रबंधन। इस विषय पर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश सिंह जी, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपने जाना हमारा जो विषय है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जैसे कि मुख्य रूप से जो सवाल होता है हमारे किसान भाइयों का, वो यह रहता है कि जो अभी वर्तमान में जो गतिविधियां हैं उनसे हमारी जो समस्या है वो क्या निकल के आती है, और वो हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि हमारी अभी जो रबी फसलों में मुख्य फसल जो है वो गेहूँ है, और गेहूँ में कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर, मुख्य रूप से कौन सी ऐसी समस्याएं जो रहती हैं, जैसे कि अभी वर्तमान की बात करें हम, तो हमारे किसान भाइयों को देखने को मिल रही हैं? धन्यवाद यादव जी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभी हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में गेहूं की फसल ली जा रही है। और गेहूं की फसल वैसे तो बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेकिन कहीं कहीं हमारे किसानों के बीच में किसानों की ऐसी शिकायतें आती है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर भी किसान आते हैं कि गेहूं में कहीं पीलापन आ गया है साहब, कि गेहूं में कहीं सूख रहा है, या गेहूं में कहीं हल्कापन बढ़वार नहीं हो पा रही है। तो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है कि गेहूं की फसल में कहीं कहीं जड़ माहू कीट जो लगा हुआ है, जिसकी वजह से भी गेहूं में पीलापन आता है। तो हमारे किसान भाइयों को अपनी सतत निगरानी करते रहना है, और खेतों पे जाके अपन देखेंगे जड़ के पास में एक पीले रंग का या काले रंग का माहू लगा हुआ है, जो कि रस चूसा कीट है। और इस रस चूसे कीट की वजह से भी हमारी फसल पीलेपन की दिक्कत आती है। यदि इस प्रकार की कोई समस्या है कि गेहूं में की पीलापन है और जड़ माहू लगाए, तो हमें तुरंत उसके निदान के उपाय करना चाहिए। इसके लिए इमिडाक्लोपिड 17.8 SL की बाजार में जो उपलब्ध रहती है, इसकी 5 ml मात्रा प्रति पंप के मान से हमें 15-15 दिन के अंतर से छिड़काव करना है। इसके अलावा दूसरी कहीं कहीं दिक्कत आती है कि उसमें कि जिंक की कमी की वजह से भी पीलापन है। जो किसान भाई जिंक सल्फेट प्रति वर्ष यदि खेतों में देते रहते हैं 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, तो उनमें इस प्रकार की समस्या नहीं आती। लेकिन जो किसान भाई अगली साल जब कब खेती करें, तो ये जिंक की कमी से भी पीलापन की समस्या आती है। इसके अलावा गेहूं में और कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी गेहूं सूखने की दिक्कत आती है कि हम सब पानी अच्छा दे रहे हैं, पोषक तत्व भी हमने अच्छे दिए हैं, कीड़ा भी नहीं लगाए, फिर भी हमारे खेतों में इस प्रकार की दिक्कतें हैं। तो हमारे किसान भाइयों को ये चाहिए कि जैसे किसी की फसल अभी बाली की अवस्था पर है और कहीं खेतों की मेड़ों के पास में कहीं गेहूं सूख रहे हैं, तो गेहूं को पौधे को खाड़ के देखेंगे, उसकी जड़ कटी हुई रहती है, और बारीकी से अपन देखेंगे ऐसा लगता है जैसे किसी दराची से काटा हुआ है, और उसकी जड़ कटी हुई खेतों में से आती है। तो जमीन में हम खोद के देखेंगे तो उदिया जो दीमक है उसकी समस्या भी है। इसकी वजह से भी गेहूं में सूखने की दिक्कत आ जाती है, पीलापन भी हो जाता है। यदि हमारे किसानों के खेतों में भूमिगत जो कीट है जैसे कि दीमक है, यदि इस प्रकार की कीट हमें देखने को मिलते हैं, तो हमें तुरंत क्लोरोपायरीफास 20 cc में, जो कि बाजार में पाउडर फॉर्म में भी उपलब्ध है और लिक्विड फॉर्म में, दोनों रूपों में उपलब्ध रहता है। यदि पाउडर फॉर्म में है तो इसकी हमें 20 से 22 किलो प्रति हेक्टेयर के मान से इसकी मात्रा लगती है। 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से हमारे किसान भाई पाउडर फॉर्म में उसे लेके और मिट्टी या गोबर की खाद में मिला के हमें खेतों में फेंकना है और ऊपर से सिंचाई कर देना है। यदि लिक्विड फॉर्म में यदि बाजार में मिलती है, तो हमें 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी अनुशंसा है। सिंचाई के पानी के साथ में इसकी बोतल में एक छेद करके और बारीक बूंद बूंद करके अपने सिंचाई के पानी के साथ में हमारे किसान भाई दे सकते हैं, जिससे कि जो उदिया की समस्या है, जो दीमक हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रही है, इसकी दीमक से हमारी फसलों को बचाया जा सकता है, और जो दीमक है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल। तो मुख्य रूप से जो कह सकते हैं हम, जो ज़्यादा हमें परेशान करती हैं, जो हमारी कीट व्याधि रहती हैं गेहूं की फसल में, उनके बारे में हमने जाना। निदान किस प्रकार से करना है ये भी आपने जाना। सर, रबी फसलों में एक और मुख्य फसल है चना, और चने में देखा जाता है, और चूंकि हम अभी अगर खेतों में जहां हमने भ्रमण किए हैं, बहुत सारे किसान भाइयों से मुलाकात भी की है, तो इस बार चने का रकबा कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। तो चना में कौन कौन सी ऐसी कीट व्याधि रहती हैं जो परेशान करती हैं, और उनका समाधान किस प्रकार हम कर सकते हैं? ये बहुत ज़रूरी है। चने की फसल अभी हमारी लगभग जिन किसानों ने समय पर बुआई कर ली है, तो फूलने का समय चल रहा है। बिल्कुल। तो कहीं कहीं फूलने के बाद जैसे हमारी घेंटी बनेगी, तो उसमें सूखने की समस्या बहुत बड़ी समस्या है चने की फसल में, कि साहब जो उकसा की, जिसे आप उनके से उकसा भी बोलते हैं, बिल्कुल कहें,
या लोकल स्थानीय भाषा में जो भी किसान भाई कहते होंगे, सूखने की बहुत बड़ी समस्या है, जो कि फ्यूजेरियम फफूंद की वजह से होता है, भूमिगत फफूंद है इस वजह से होता है। और ये जिस खेत में लगा है तो वो स्पॉट के स्पॉट 100 पौधे, 500 पौधे, 1000 पौधे पूरे खेत में स्पॉट के रूप में पूरा खेत हमारा कभी कभी सूखने की दिक्कत आती है। यदि ये उकसा हमारे किसान भाइयों के खेतों में है तो अभी हमारे किसान भाई फूलने के समय पे अभी उसका उपचार कर सकते हैं। ये फफूंद की वजह से होता है। इसके लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी जैविक फफूंदनाशक आता है। ये 5 ml प्रति लीटर के मान से हमें खड़ी फसल में ड्रेंचिंग करना है, यानी कि जड़ के पास में वो फंजीसाइड है वो पहुंच जाना चाहिए। यदि ट्राइकोडर्मा विरिडी हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध नहीं हो पाता है तो वाविस्टीन या कार्बेंडाजिम है या मैनकोजेब कार्बेंडाजिम, इनमें से कोई भी एक फफूंदनाशक दवाई अपन ले लें और सिंचाई के पहले और उस खेत में ड्रेंचिंग कर दें, यानी कि उसका नोजल निकाल के पिचकारी के रूप में जड़ के पास में लाइनों में अपन देते जाएंगे तो ये फ्यूजेरियम है वो हमारे जो पौधे सूखने वाले हैं वो कुछ हद तक बच जाएंगे। यदि हमारे किसान भाइयों को उकसा से परमानेंट निजात पाना है तो ये भूमिगत फफूंद है और जो कि इसके फंगस हैं वो भूमि में रहते हैं। हमारे किसान भाइयों को कोशिश करना चाहिए कि जिस खेत में उकसा की बहुत बड़ी समस्या है तो उस खेत में हम लोग चना ना लें। इसके लिए अभी से हमें तैयारी कर देना है। ये सीजन तो कट जाएगा, जैसे फरवरी मार्च के बाद हमारी फसल कटेगी उस खेत की हम लोग गहरी जुताई करवा दें। बिल्कुल गहरी जुताई जो प्लाव से रहता है 9 इंच की गहरी हमें जुताई करवाना है, जिससे कि नीचे की जो मिट्टी है वो पलट के ऊपर आ जाएगी। और मिट्टी जब ऊपर आ जाएगी तो उसके जो फ्यूजेरियम है जो कि इस उकसा को फैलाने वाले फफूंद है वो गर्मियों में जब अपने यहाँ का टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है 40, 42, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने यहाँ का टेम्परेचर पहुँच जाता है और लू लपट से हमारी जो फ्यूजेरियम है वो कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। फसल को बोने के पहले ट्राइकोडर्मा विरिडी 5 किलो या 2 किलो जितने अभी उपलब्ध हो सकता है, जैविक है, इसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं रहता है। सड़े हुए गोबर की खाद को अपन भूमि की जुताई के पहले उस गोबर की खाद में मिला लें और उसमें नमी बनाए रखें, पानी छिड़कते रहें और ठंडी जगह पे हम रख दें। और जब 10-15 दिन हो जाएं उसके बाद अपने खेतों में जुताई के समय पे वो सड़ी हुई गोबर की खाद और हमने ट्राइकोडर्मा लिया है ये फफूंदनाशक पूरा आपस में मिल जाएगा और हमारी उस फंजीसाइड की मात्रा बढ़ जाएगी और खेतों में हम जुताई के समय पे फेंक देंगे और जुताई कर देंगे। ये फफूंद मिट्टी से चिपकेगा और हमारी फफूंद है उसको बहुत हद तक कंट्रोल करेगा। इसके अलावा जब हमारी खरीफ की फसल में हमें भूमि उपचार भी करना है, उस खेत में हमें ज्वार की फसल लेना है, अगला जब सीजन आ जाए जब पास इन्हीं दोनों की बात है तो उस खेत में हम चनाई की फसल बिल्कुल ना रहे। हमें कम से कम 3 साल का फसल चक्र अपनाना ही पड़ेगा यदि हमें ये चने में उकसा की समस्या से निजात पाना है। चने की जगह पर सरसों बहुत अच्छा विकल्प है क्योंकि चने में 1-2 सिंचाई देना पड़ती है। यदि हमारे किसान भाई सरसों की उन्नतशील प्रजातियां यदि लगाते हैं तो सरसों की फसल से भी हम चने का एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। हमें 3 साल तक उस खेत में बिल्कुल चने की फसल नहीं लेना है। तो इस प्रकार से हम अपनी चने में बहुत अच्छी वेराइटियाँ भी आ गई हैं। जी 130 है, RBG 2 से 2 है, 2 से 3 है। ऐसी जो उकसा के प्रति सहनशील प्रजातियाँ हैं तो ये वाली प्रजाति हम लोग लें। और जब अपन चने की अगली साल बुवाई हम जब करेंगे तो हमें बीज को उपचार करके जरूर लगाना है, जैसे ट्राइकोडर्मा है, वाविस्टीन है, कार्बेंडाजिम है या मैनकोजेब कार्बेंडाजिम है। इनमें से कोई भी एक फफूंदनाशक दवाई से बीजोपचार करके हम बुवाई करते हैं तो हमारे खेतों में जो उकसा की समस्या बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल, तो उकसा की समस्या तो यहाँ पर कंट्रोल हो चुकी है। ये जो सर ने बताया बहुत ही कह सकते हैं कि लंबे अंतराल का ये आपका कार्यशैली रहेगी, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आपको उकसा वाला जो रोग है उससे आप निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों, चने में बहुत ज़्यादा हमें समस्या देखने को मिलती है और जिस तरीके से समाधान आपको जो मिला है ये निश्चित रूप से आपको बिल्कुल कह सकते हैं कि अंतिम समाधान है और आप यहाँ पर आपकी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। सर, चने की कुछ किसानों के सवाल रहते हैं। एक्चुअली जब हम जाते हैं, हम खेतों पे जाते हैं तो बहुत सारे किसान भाई ऐसे रहते हैं जो अपने अपने स्तर से सवाल पूछते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि हमारे क्षेत्रों में चने में अब फली आने वाली है, फूल रहे हैं, फली आने वाली है और कहीं कहीं देखने को मिलते हैं जो थोड़े लेट हो गए हैं तो उनमें अभी थोड़े से और भी छोटे रहे हैं। तो ऐसे में सर इल्ली का प्रकोप भी देखने को मिलता है और भी कई कीट ऐसे होते हैं जो हमारी चना की फसल को नुकसान करते हैं। तो ऐसे में हमारे किसान भाई क्या करें? मैं जी बहुत अच्छी जानकारी आपने पूछी है। चने की सबसे बड़ी समस्या दूसरा इल्ली का रहता है जी। जो चने की इल्ली के नाम से हमारे किसान भाई जानते हैं, हरे रंग की रहती है जी। और जब हमारी फसल फूलने के बाद जैसे घंटी बनती है तो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाना चालू कर देती है। तो हमारे किसान भाइयों को जब हमारे चने की फसल हम बोते हैं तो बोने के 20-25 दिन से ही हमारी चने की फसल में इल्ली का प्रकोप हो जाता है। उस समय पे जो इल्ली रहती है वो बहुत छोटी अवस्था में रहती है, उसकी पहली पीढ़ी रहती है
और वो जो फसल रहती है उसकी पत्तियों को खुरच के खाती है। और जब चने की फसल आते आते जब उसमें फूल और फल बनता है उस समय तक तीसरी पीढ़ी हो जाती है, यानी कि एक इल्ली की हजारों इल्लियां बन जाती हैं। तो हमारे किसान भाई यदि समय रहते यदि नियंत्रण के उपाय नहीं करेंगे तो इल्ली की फसल जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो हमारे किसान भाइयों को पहले से तैयार रहना है कि हमने चने की फसल लगाई है और इल्ली का प्रकोप होगा ही होगा, तो हमें सबसे पहले जैविक नियंत्रण पे ध्यान देना है क्योंकि आजकल सरकार बहुत ज़्यादा जैविक नियंत्रण पे, और आप लोगों को भी सलाह है कि जैविक विधियाँ पहले अपनाएं, केमिकल कंट्रोल कम करें, पहले अपन जैविक पे ध्यान दें। तो सबसे पहले हमने चने की फसल में अपन टी आकार की खूंटियाँ लगभग 5 से 7 प्रति एकड़ के हिसाब से लगाएं। टी आकार की खूंटियाँ, जैसे अंग्रेजी का टी अक्षर रहता है, उस आकार की खूंटियाँ हम अपने खेतों में लगाएंगे। इससे योगा ये पक्षी जब इस पे बैठेंगे और पक्षियों का प्रिय भोजन जो रहता है वो इल्लियाँ रहती हैं। तो निश्चित रूप से ये जो समाधान है ये हम अवश्य देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है किसान भाइयों कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और मैं हूं विपिन यादव। और आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में जो समन्वित कीट व्याधियां हैं उनके प्रबंधन के बारे में। हमारे साथ इस चर्चा पे मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश सिंह जी, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर से। सर, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे चनों में जो इल्ली का प्रकोप होता है उसके बारे में। तो जैसे आपने बताया कि हम किस तरीके से हमारे जो कीट व्याधियां हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या और हम कुछ कर सकते हैं इस क्षेत्र में? जैसे अपनी चर्चा हुई थी कि उसमें अपन टी आकार की खूंटियाँ लगाना, दूसरा फेरोमोन ट्रैप भी बाजार में उपलब्ध रहते हैं जिसमें एक लूर लगा रहता है और उसमें से ऐसी महक आती है जैसे कि उस मादा कीट में से आती है। तो उसमें से जितने भी नर कीड़े हैं अपने क्षेत्र के, यदि अपन प्रति एकड़ 3 से 4 अपन फेरोमोन ट्रैप लगा देते हैं तो उसमें नर कीड़े आकर्षित हो जाते हैं और हमारी जो नर कीड़े मादा मैथुन नहीं कर पाती हैं, जिससे कि इल्लियाँ जो हमारे खेतों में बढ़ना चाहिए वो उतनी ज़्यादा नहीं पड़ पाती हैं। यदि अपन नियंत्रण की बात करें तो जैविक नियंत्रण में NPV वायरस है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, जो कि बाजार में उपलब्ध रहता है। यदि हम 200 LE के 250 LE के लगभग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम उपयोग करना है, 50 ml प्रति एकड़ कहना चाहिए या प्रति बीघा में भी हमारे किसान भाई डाल सकते हैं। जैविक नियंत्रण है। 250 LE के समतुल्य इसका घोल है, वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें 500 लीटर पानी मिला के शाम के समय पे यदि अपन छिड़काव करते हैं तो जितने भी हेलिकोबर्पा समूह की कीट हैं वो उनसे निजात पाया जा सकता है। इसके अलावा BT बेसिलस थ्रोंजिएंसिस बैक्टीरिया है या और भी जैविक कीटनाशक हैं, इनसे हमारे समय समय पर हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और नहीं तो यदि बाज़ार में यदि जैविक कीटनाशक नहीं मिल पाते हैं तो इसकी जगह पे अपन केमिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल हमारे किसान भाई कोशिश करें कि अंतिम विकल्प के रूप में अपन उपयोग करें। इसकी जगह पर प्रोपेनोफास प्लस साइपरमेथिन जो 44% के हिसाब से बाज़ार में उपलब्ध रहता है, इसकी 1 लीटर मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में मिला करके अपन स्प्रे कर दें। ये नहीं आता, और जब हमारी इल्ली बड़ी हो जाती है, जब हमें लग रहा है इल्ली बहुत ज़्यादा है, तब इसकी जगह पे इमामेक्टिन बेंजोएट भी 5% में बाज़ार में उपलब्ध रहता है। इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसकी 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के मान से 200 लीटर पानी में मिला करके यदि अपन छिड़काव करते हैं तो हमारी जो जितनी भी इल्लियाँ हैं, बड़ी इल्लियाँ हैं, सभी प्रकार की इल्लियों पर चने की फसल से निजात पाई जा सकती है। बिल्कुल।
तो ये इल्लियों का कह सकते हैं इलाज मिला है हमें। और जो सर ने बहुत अच्छी बात कही कि रासायनिक जो उपयोग है वो अंतिम विकल्प के रूप में हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, उससे पहले बहुत सारे विकल्प हमारे पास मौजूद हैं। सर मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं फसलों की और रबी फसलों की बात कर रहे हैं, तो फसलें तो बहुत सारी हैं। निश्चित रूप से हम इतनी फसलों के बारे में बात शायद ही कर पाएँ, लेकिन जो हमारे किसान भाइयों को जो हमें देखने को मिलती हैं, जो हम कह सकते हैं खेतों में दिख जाती हैं, अभी कुछ क्षेत्र बढ़ोतरी हुई है धनिया की फसल के। धनिया बहुत अच्छा अभी देख रहे हैं हमारे किसान भाई, उनका लगाने का तरीका भी बहुत अच्छा है और उससे उपज भी काफ़ी अच्छी प्राप्त कर रहे हैं। तो धनिया में क्या क्या समस्याएं रहती हैं कीट व्याधियों की? धनिया में एक सबसे बड़ी जो बीमारी रहती है जिसे बाकड़िया बोलते हैं, जब उसकी धनिया की ऊपर की जो फूल की अवस्था है वो लंब उसकी बढ़वार हो जाती है और ऊपर से जलेबी टाइप का हो जाता है, मुड़ जाती है जी। जब इस प्रकार की बाकड़िया हमारे खेतों में हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारी जो धनिया का जो उत्पादन है वो प्रभावित होता है, उसमें फूल नहीं बन पाते हैं, फल नहीं बन पाते हैं और समय रहते हमें हमारे खेतों में जब हमने फसल लगाई तो स्वाभाविक ये बीमारी होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो धनिया को इस प्रकार के रोग को उत्पन्न करने के लिए जो कीड़े रहते हैं, जैसे रसचूसक कीट इसमें सबसे ज़्यादा लगते हैं, माहू का प्रकोप होता है जिसे मौला बोलते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए हमें इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 5 ml मात्रा प्रति पंप के हिसाब से या 50 ml प्रति एकड़ या 100 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500-600 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है। यदि ये नहीं मिलती है तो फिप्रोनिल इमिडा का कॉम्बिनेशन भी आता है 40% का, तो ये फिप्रोनिल इमिडा का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बाकड़िया लगा हुआ है तो कासुगामाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं। जब बीमारी हो गई है तो ये बाकड़िया से नियंत्रण हमें कुछ हद तक मिल जाएगा। यदि ये भी नहीं मिलता है तो मेटालेक्जियल और मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बाजार में उपलब्ध रहता है। मेटालेक्जियल मैनकोजेब ये 35 से 40 ग्राम प्रति पंप के मान से मिला करके हम लोग 15-20 दिन के अंतर पर हम यदि स्प्रे कर लेते हैं तो धनिया की फसल में जो कीड़े हैं, माहू की समस्या है, बाकड़िया लग जाता है, उससे निजात पाई जा सकती है। चलिए धनिया के बारे में जाना। एक और मुख्य फसल है सरसों। आपने ही कहा था सरसों का अच्छा विकल्प हमारे पास किसान भाइयों के पास मौजूद रहता है। तो जिन किसान भाइयों ने सरसों की फसल लगाई है उनको क्या क्या दिक्कत आ रही है? सरसों की महत्वपूर्ण फसल है और इसका तेल के रूप में उपयोग किया जाता है और अपने मध्य प्रदेश में सरसों का एरिया बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। पहले तो ग्वालियर चंबल संभाग में हमारे किसान भाई सरसों लगाते थे, लेकिन ये राजगढ़ है, शाजापुर है, वैसे अमूमन अधिकांश जिलों में सरसों की खेती हमारे किसान भाई होने लगी है और इसका उत्पादन 6-7 हज़ार रुपये कुंटल के हिसाब से उत्पादन मिलता है और 1 बीघा में लगभग ये मान के चलिए 5 कुंटल हमारा उत्पादन हो ही जाता है। तो यदि हमारे किसान भाइयों ने समय पर सरसों यदि बुवाई की है, जैसे सितंबर के लास्ट महीने में और अक्टूबर के पहले महीने में यदि सरसों में बुवाई की है तो मौला की समस्या बहुत कम रहती है। लेकिन जिन किसान भाइयों ने लेट बुवाई की है तो उसमें मौला या माहू की समस्या थोड़ी रहती है। ये रसचूसक कीट है और ये सरसों की जो फूलने की अवस्था रहती है उस समय पर बहुत ज़्यादा लगता है। इसकी फसल से, इसकी प्रकोप से हमारी जो बढ़वार है सरसों की वो रुक जाती है। तो यदि हम इसमें, जैसे कि अपन ने पहले चर्चा की, इमिडाक्लोप्रिड सबसे बढ़िया और अच्छी दवाई है, सस्ती रहती है। इसको अपन समय समय पर 15-15 दिन के अंतर पर 50 ml प्रति एकड़ या 100 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें 15-15 दिन के अंतर से हम 2 स्प्रे कर देते हैं तो सरसों की फसल में माहू जो कीट है उससे बिल्कुल निजात पाई जा सकती है और हमारी सरसों की फसल बहुत अच्छी हो सकती है। बिल्कुल। चलिए, तो निजात पा सकते हैं और फसल अच्छी हो सकती है, यही तो हमारा मकसद है। किसान भाइयों, बहुत सारी फसलें हैं, बहुत सारी जानकारियां जो हैं समय के रहते हम थोड़ी सी कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी समय जो है वो कह रहा है कि बस इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे किसान भाइयों को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दी। अभी आप बने रहिए खबरें खेती के साथ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और आइए करेंगे खबरें खेती की शुरुआत, लेकिन पहले नजर डालेंगे प्रमुख समाचारों पर। किसानों को राहत राशि मिलेगी, बांस अन्य फसलों से सुरक्षित और लाभदायक, फसलों को पाला से बचाएं, लाभकारी नैनो यूरिया, आधुनिक सिंचाई में उन्नत कृषि यंत्रों का महत्व, सिराली की हरी मिर्ची की मांग बढ़ी। और आइए अब नजर डालेंगे खबरों पर विस्तार से। किसानों को राहत राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित हुए किसानों को इस दुख की घड़ी में संकट के पार निकालेंगे। फसलों को हुए नुकसान की राहत राशि एवं बीमा राशि का किसानों को भुगतान करवाया जाएगा। श्री चौहान अशोकनगर जिले की तहसील मुंगावली के ग्राम बजावन और नेवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर तहसील के ग्राम खिस्टौन में प्रभावित फसलों का निरीक्षण कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बाहर से फसलें हरी दिखती हैं पर खेत में अंदर जाकर देखो तो कुछ नहीं बचा है।
श्री चौहान ने कहा कि जिन किसानों का 50% से ज़्यादा नुकसान हुआ है उन किसानों को 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर राहत राशि दिलवाई जाएगी। इसके साथ ही फसल बीमा में फसलों को नुकसान हुआ है उसमें 25% एडवांस राशि तथा शेष 75% राशि फसल आकलन के उपरांत दिलाई जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि जनहानि के लिए 4 लाख, गाय भैंस की मृत्यु पर 30,000 और छोटे पशुओं बछड़ा बछड़ी, बकरा बकरी तथा मुर्गा मुर्गी के लिए भी राहत राशि दी जाएगी। बांस अन्य फसलों से सुरक्षित और लाभदायक। बांस की फसल अन्य फसलों की तुलना में बेहद सुरक्षित और अधिक लाभदायक है। बांस की फसल की खासियत यह भी है कि यह किसी भी मौसम में खराब नहीं होती है। प्रमुख सचिव वन अशोक वर्णवाल ने यह बात हरदा में बांस वृक्षारोपण के लिए कृषकों की 1 दिवसीय कार्यशाला में कही। श्री वर्णवाल ने बताया कि बांस की फसल इस दृष्टि से भी बेहतर है कि इसे एक बार लगाने के बाद हर साल इसका उत्पादन प्राप्त होता है। बांस की फसल में खर्चा कम होने के साथ ही मानव श्रम भी बहुत कम लगता है। 1 हेक्टेयर में 625 पौधे लगाए जा सकते हैं। किसान शासकीय नर्सरी से बांस के पौधे खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि बांस की फसल पर्यावरण के लिए लाभकारी, हरियाली बढ़ाने के साथ ही तापमान संतुलित करने में सहायक साबित होती है। फसलों को पाला से बचाएं। जब तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है तब पाला पड़ने की पूर्ण संभावना होती है। हवा का तापमान जमाव बिंदु से नीचे गिर जाए, दोपहर बाद अचानक हवा चलना बंद हो जाए तथा आसमान साफ रहे या उस दिन आधी रात से ही हवा चलना बंद हो जाए तो पाला पड़ने की संभावना अधिक रहती है। जब भी पाला पड़ने की संभावना हो तो फसल में हल्की सिंचाई दे देनी चाहिए जिससे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरेगा और फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। नर्सरी में पौधों को रात में प्लास्टिक की चादर से ढकने की सलाह दी जाती है। पाले से बचाने के लिए आप अपने खेत में धुआं पैदा कर दें जिससे तापमान जमाव बिंदु तक नहीं गिर पाता और फसलों को पाले से होने वाले हानि से या नुकसान से बचाया जा सकता है। जिस दिन पाला पड़ने की संभावना हो उन दिनों में फसलों पर गंधक के तेजाब का 0.1% घोल का छिड़काव करना चाहिए। लाभकारी नैनो यूरिया। नैनो यूरिया किसानों के लिए सस्ता है और यूरिया की ज़रूरत 50% तक कम करेगा। इससे पैदावार भी बढ़ेगी और इस तरह जहां किसानों की लागत कम होगी वहीं पैदावार ज़्यादा होने से उनकी कमाई ज़्यादा होने लगेगी। किसानों द्वारा नैनो यूरिया तरल के प्रयोग से पौधों को संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होंगे और मिट्टी में यूरिया के अधिक प्रयोग से कमी आएगी। इसके साथ ही फसल की गुणवत्ता में भी कमी आएगी। नैनो यूरिया तरल फसलों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है तथा फसलों को गिरने से भी बचाता है। आधुनिक सिंचाई में उन्नत कृषि यंत्रों का महत्व। वर्तमान समय में खेती में अधिक उत्पादन लेने के लिए सिंचाई के उन्नत कृषि यंत्रों का सर्वाधिक महत्व है। सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर एवं ड्रिप ऐसे सिंचाई यंत्र हैं जिनकी मदद से 40 से 50% पानी की बचत होती है। सिंचाई के इन आधुनिक यंत्रों से एक समान सिंचाई सारे खेत में की जा सकती है। स्प्रिंकलर एवं ड्रिप से सींचे गए खेत से फसल उत्पादन ज़्यादा मिलता है। सरकार द्वारा इन उपकरणों पर अनुदान भी दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम कृषि विभाग के मैदानी कार्यकर्ता से आप संपर्क कर सकते हैं। सिराली की हरी मिर्ची की मांग बढ़ी। मिर्ची की अच्छी पैदावार एवं क्वालिटी होने पर गुजरात एवं महाराष्ट्र के व्यापारी सीधे किसानों से मिर्ची खरीद रहे हैं। रोजाना क्षेत्र में 8 ट्रक हरी मिर्ची बाहर जा रही है। हरदा जिले के सिराली एवं आसपास के गांव में कुछ किसानों द्वारा पारंपरिक खेती के साथ सब्जियों की पैदावार की जा रही है। इस क्षेत्र में पैदा होने वाली हरी मिर्ची की दूसरे जिलों के साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र एवं दुबई भी भेजी जा रही है। किसान राकेश बाके बंदी मोजाहटिया ने बताया कि क्षेत्र में किसानों ने लगभग 500 एकड़ में मिर्ची लगाई है। यही भाव रहा तो लगभग 6 से 7 लाख रुपए की मिर्ची प्रति एकड़ में निकलेगी। वहीं गुजरात के व्यापारी दयानंद तिवारी ने बताया कि सिराली में हरी मिर्ची की क्वालिटी अच्छी होने पर मांग बढ़ रही है। JNKVV की नवीन किस्में अधिसूचित। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने सतत शोध के बाद विभिन्न किस्मों की नवीनतम प्रजातियों को तैयार किया है। इन किस्मों को कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। इसकी जानकारी का पत्र संचालक अनुसंधान सेवाएं डॉक्टर GK कौतु को प्राप्त हुआ है। डॉक्टर कौतु ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार 4 फसलों की 8 किस्मों को कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।
जिसमें जई की 2 किस्में JO 10-506 एवं JO 05-304, गेहूं की 2 किस्में MP 1358, MP 1323, धान की JR 10, रामतिल की 3 किस्में JNS 521, JNS 20-15-9, JNS 20 व 16 के साथ ही 11 व 15 को अधिसूचित किया गया है। कुलपति डॉक्टर PK बिसेन ने उन कृषि वैज्ञानिकों को बधाई दी जिन्होंने यह महत्वपूर्ण उपलब्धि दिलाई है। कृषक महिला संगोष्ठी आयोजित। कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन के द्वारा ग्राम अंडोल विकासखंड सांची में महिला कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन के वैज्ञानिक लक्ष्मी चक्रवर्ती प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं। कृषक महिला संगोष्ठी में ग्राम अंडोल से 30 महिला कृषक उपस्थित रहीं और संगोष्ठी में महिला कृषकों को जैविक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट, नाडेप खाद, जैविक कीटनाशी बनाने की विभिन्न तकनीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। छिंदवाड़ा में पीला सोना का क्षेत्र 3 गुना बढ़ा है। छिंदवाड़ा जिले में दलहनी व तिलहनी फसलों को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के मार्गदर्शन में सरसों का रकबा इस साल बढ़ाया गया है। जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की तिलहन योजना के अंतर्गत कार्य योजना बनाकर कृषि विभाग, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र के साथ समन्वय कर संयुक्त प्रयास से जिले के तिलहन फसलों सरसों के क्षेत्र को बढ़ाया गया है। पूर्व में जिले में जहां अभी तक लगभग 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की फसल ली जा रही थी, वहीं इस वर्ष समन्वित प्रयासों से जिले में लगभग 10,000 हेक्टेयर में पीला सोना अर्थात सरसों की फसल किसानों के द्वारा लगाई गई है। इस फसल का कलेक्टर श्री सुमन द्वारा जिले के चौरे विकास खंड के ग्राम में भ्रमण कर अवलोकन भी किया गया। चने की फसल में एकीकृत कीट प्रबंधन। चने की फसल में एकीकृत कीट प्रबंधन तकनीक के नियंत्रण के द्वारा एक से अधिक तकनीक का उपयोग कर हानिकारक कीट व रोगों का नियंत्रण किया जाता है। चने की फसल में एकीकृत कीट प्रबंधन तकनीक के अंतर्गत नीम तेल 1500 ppm 4 मिलीलीटर प्रति लीटर, NVP वायरस 250 LE प्रति हेक्टेयर, फेरोमोन ट्रैप 12 से 15 प्रति हेक्टेयर, टी आकार की खूंटी 40 से 50 प्रति हेक्टेयर का उपयोग करें। चने की फसल में इल्लियों के जैविक नियंत्रण हेतु नीम की पत्ती का काढ़ा, लहसुन, मिर्च व प्याज की पत्तियों का काढ़ा, गौमूत्र, छाछ का छिड़काव करें। ठंड में पशुओं की देखरेख। पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए सूखी घास की बिछावन फर्श पर बिछाएं, शरीर पर टाट बोरी लपेटें, खिड़की एवं जालियों में रात्रि के समय पर्दे डालें व दिन के समय में धूप में पशुओं को रखें एवं ताज़ा स्वस्थ पानी पिलाएं। और इसी के साथ खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही और अगले अंक में फिर मुलाकात होगी बहुत सारी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।